जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। तो दोस्तों आज हम जीएसटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। टैक्स, विमुद्रीकरण प्लस एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित जो क्रांतियां हैं उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले इस सेशन में। देखिए, जो आपका 23 और 24 अगस्त को पेपर हुआ है उसमें दोनों शिफ्टों में दोस्तों इस टॉपिक से प्रश्न बने हैं। तो संभावना है कि इन टॉपिक से आपके 25, 30 और फिर 31 अगस्त को होने वाले पेपर में प्रश्न बनेंगे। तो चलिए आज के इस डायनेमिक सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या है। जीएसटी किस तरह का कर है, यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो किस प्रकार का कर है दोस्तों। तो इसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए आज के इस सेशन में 60 क्वेश्चन आप टोटल देखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों इसमें जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार। तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा किस देश से शुरू हुई है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कनाडा देश से। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम लागू हुआ था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसलिए इसको 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 इसमें राइट आंसर है। गुड एंड सर्विसेज टैक्स का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस करते हुए बताया था कि वस्तु एवं सेवा कर। चलिए अगला टॉपिक देखिए, अगला क्वेश्चन। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या है, असम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। असम के राज्यपाल कौन है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जीएसटी परिषद का मुख्य प्रमुख कौन होता है, बताइए जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। भारत में किस अनुच्छेद में जीएसटी का प्रावधान है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है क्या होगा, अनुच्छेद 279 ए। ठीक है, याद रखिएगा। 1946 में जिन करेंसी नोटों को चलन से बाहर किया गया था, यानी कि अब आप देख रहे हैं डीमोनेटाइजेशन के क्वेश्चन। ठीक है, और अभी जीएसटी के और भी प्रश्न हम देखेंगे, पहले डीमोनेटाइजेशन के देख लीजिए। ठीक है, तो 1946 में जिन करेंसी नोटों का चलन से बाहर हुआ था, तो दोस्तों वो 1000 और 10,000 के नोट हुआ करते थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखिए। वर्ष 2016 में जो नोटबंदी हुआ तो आरबीआई के गवर्नर उस समय कौन थे। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उर्जित पटेल थे। ठीक है, उर्जित पटेल जी को याद रखिएगा। जीएसटी परिषद के बैठकों में केंद्र सरकार के वोट का महत्व कितना होता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डाले गए वोटों का 1/3। ठीक है, 1/3 इंपॉर्टेंस होता है केंद्र के वोट का। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था। तो किस मूल नहीं है, मूल्य है। ठीक है, तो आपको पता है 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था, यानी कि इसका लीगल टेंडर हटा दिया गया था। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। नोटबंदी भारत सरकार द्वारा की गई थी, कब की गई थी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर 2016 को। प्रश्न नंबर 15 देखिए। निम्न में से कौन सा जीएसटी के टैक्स स्लैब में शामिल नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 30% नहीं है दोस्तों, 28% है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आज के पेपर में पूछा था कितने स्लैब हैं, तो 4 स्लैब आपके सामने दिख रहे हैं, 5%, 12%, 18% और एक 28%। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जीएसटी पारित हुआ था। तो दोस्तों अगर हम प्रश्न नंबर 16 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 101वें। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था। तो जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश तो दोस्तों फ्रांस था। आप बताएंगे किस वर्ष में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा निकाय वस्तु एवं सेवा कर के तहत मुनाफाखोरी से संबंधित सभी शिकायतों को संभालता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, जिसको हम सीसीआई के नाम से जानते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। किसी मुद्रा को कानूनी रूप से हटाने या अलग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं विमुद्रीकरण, यानी लीगल टेंडर हट जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे लीगल टेंडर का हिंदी क्या होता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 पे।
ध्यान से पढ़िए। जीएसटी अधिनियम में आईजीएसटी की अधिकतम दर है, तो दोस्तों बताइए इंटीग्रेटेड जीएसटी का जो अधिकतम दर है वो कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 40%। ठीक है, याद रखेंगे। कौन से मूल्य का नोट विमुद्रीकरण की घोषणा के तुरंत बाद पेश किया गया था? तो दोस्तों देखिए 8 नवंबर 2016 को जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है, तो 2000 का नोट चलन में आया। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे सितंबर 2023 में क्या हुआ, सितंबर 2023 में आपको पता होगा 2000 के नोट का भी डिमोनेटाइजेशन हो गया, इसको भी मुद्रा चलन से बाहर कर दिया गया। ठीक है, अभी तक अगर आपसे प्रश्न बने कि अभी तक कितने बार डिमोनेटाइजेशन हो चुके हैं, तो दोस्तों 4 बार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के आर्थिक इतिहास में 2016 में पूर्व विमुद्रीकरण की 2 घटनाएं कौन हुई थी? 2016 से पहले कौन कौन सी कब कब हुआ था? तो दोस्तों 1946 में और 1978 में। ठीक है, तो 2 उधर हो गए, 2016 एक 3 हो गया और 2023 4, इस तरह से 4 बार हो चुका है विमुद्रीकरण। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 देखिए। 2000 रुपये के नोट पर किसकी मतलब इस पे क्या छपा हुआ है? ठीक है, तो बताइए 2000 के नोट पे दोस्तों मंगलयान आपको देखने को मिल जाता है। प्रश्न नंबर 24 देखिए। 20 रुपये के नोट पर छपी हुई तस्वीर किसकी है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलोरा की गुफाएं। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 25 देखिए। निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर में शामिल नहीं है, तो दोस्तों बताइए जीएसटी में इसमें कौन है जो नहीं आता है? तो जीएसटी के बाहर इसमें क्या है? तो सीएनजी भी है, शराब भी है, पेट्रोल भी है, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी, ये कोई जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे बताना है कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे बताइए। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेवा कर। ठीक है, देखिए निगम कर है, आयकर है, धन कर है, लेकिन सेवा कर अब जीएसटी में ही कर दिया गया, गुड एंड सर्विसेज टैक्स में। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 देखिए। जीएसटी किस पर लगाया जाता है? तो दोस्तों किस पर लगाया जाता है? प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्माता पे, खुदरा विक्रेता पे, उपभोक्ताओं पे, सभी पे लगता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरें कितनी हैं? तो दोस्तों अभी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था, तो जल्दी से बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आईजीएसटी में आई का क्या मतलब है? तो दोस्तों अभी हमने बताया था इंटीग्रेटेड, मतलब एकीकृत। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या है। 1978 में हुई नोटबंदी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों मोरारजी देसाई थे उस समय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। इस तरह से दोस्तों हमने जीएसटी से रिलेटेड जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, और देखिए जो प्रश्न पूछ लिए गए हैं वो हमने इंक्लूड नहीं किया है, जो पूछे जाने की संभावना है वो हमने इंक्लूड इसमें देख लिया। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपसे बन सकता है, तो आप ध्यान से देख के जाएंगे। चलिए अब बात करेंगे हम एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रांति के ऊपर। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फसलों के प्रकार। ठीक है, तो फसल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए खाद्य फसलें होती हैं। खाद्य फसलें में कौन कौन है? गेहूं, चावल, दाल, जिन्हें हम खाते हैं विशेषकर। ठीक है, उसके बाद नकदी फसलें क्या हैं? गन्ना, जूट, कपास, रबड़। तो दोस्तों देखिए गन्ना को हम खाने के लिए तो बोते नहीं हैं, ठीक है, कि तुरंत हम खा लें, लेकिन गन्ना को हम नकदी फसल कहते हैं क्योंकि बेचने के उद्देश्य से हम इसको बोते हैं। ठीक है, बागवानी फसलें कौन कौन सी हैं? फल, फूल, सब्जी। ठीक है, बागानी क्रॉप चाय और कॉफ़ी को बोलते हैं बागानी क्रॉप। ठीक है, रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर। ठीक है, खरीफ की फसल बाजरा, कपास, मक्का, सोयाबीन, अरहर, और फिर क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जायद की फसल खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने रबी और खरीफ देखा, तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा के लिए याद करा देता हूँ। रबी की फसलें देखिए, रबी का मतलब कहीं ना कहीं रबी मतलब होता है सूर्य। ठीक है, और जब धूप होती है तो बारिश होती नहीं है। ठीक है, तो जिस मौसम में पानी कम बरसता है, ठीक है, वहाँ पे गेहूँ की फसलें, जौ की फसलें, चना की फसलें, मटर की फसलें, सरसों की फसलें, आलू की फसलें, मसूर की फसलें अच्छी आती हैं। ठीक है, उस सीजन में। ठीक है, तो आप रबी से आप इसको बस जोड़ के देखिएगा। वैसे तो इसका कोई तर्क नहीं है, बस आपको याद रखने के लिए, क्योंकि जब आसमान में सूर्य होगा तो बारिश होती नहीं है। ठीक है, उसके लिए बादल लगना जरूरी होता है। जब बारिश नहीं होगी तो कम वर्षा होगा। कम वर्षा वाली फसलें कौन कौन है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, मसूर। उसके बाद खरीफ। ठीक है, अब खरीफ देखिए भारत में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला खाद्य क्या है? चावल है। उपजाने वाला भी क्या है? चावल है। ठीक है, तो खरीफ में आप वैसे ही चावल याद रख लेना। ठीक है, और कपास, मक्का, सोयाबीन, अरहर, ये सब याद रख लेना। और जायद क्या है? खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि। ठीक है,
चलिए अब हम बात करेंगे अन्य प्रश्नों पे जो आपसे पूछे जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कौन सा वाणिज्यिक फसल है? तो अभी हमने देखा था गन्ना है, तंबाकू है, जूट है, यानी कि इसमें सभी के सभी क्या हैं, वाणिज्यिक फसल हैं। ठीक है, देखिए फसलों से संबंधित प्रश्न बना है कि जो चाय है वो कहाँ से संबंध रखता है? तो दोस्तों असम से संबंध रखता है। ठीक है, इसका सबसे अधिक उत्पादन असम में होता है। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न बना था आज की जो बाजरा है उसका संबंध किस प्रदेश से है? तो दोस्तों राजस्थान से है। वैसे ही आज हम अन्य फसलों को और उनके प्रदेश के साथ देखेंगे। ठीक है, देखिए कल के प्रश्न में बना था कि मसालों के लिए 2021 में सबसे पहले स्थान पे कौन था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बने हैं कृषि से, तो यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो दोस्तों नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर भारत में पूछे तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को हाल ही में भारत रत्न मिला है मरणोपरांत, तो आप याद रखेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक हमने बात कर लिया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों बताइए प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए गेहूं उत्पादन से संबंधित है विशेषकर, क्योंकि इसमें हाई ईल्ड वैरायटी के गेहूं के बीज प्रयोग किए गए थे। बाद में इसमें जब आपका आगे पहल चला 1983 में दोस्तों, तो धान के भी फसल पे फोकस किया गया, लेकिन मुख्यतः गेहूं उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। आपको बताना है रबी की फसल कौन सी है? तो चना और मटर, आलू और सरसों, गेहूं और जौ, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमने बात किया था, इसमें ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती हैं, और सर्दियों में कम वर्षा प्राप्त होता है, तो मैंने बताया आपको, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए मूंगफली है, बाजरा और मक्का है, धान और कपास है, उपरोक्त सभी है। तो दोस्तों इसमें भी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मूंगफली, बाजरा और मक्का, धान और कपास, इनके लिए पानी अधिक चाहिए होता है उपज के लिए, इसलिए ये खरीफ के सीजन में उपज देती हैं। निम्न में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, धान की रोपाई की जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारत का कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखेंगे दूसरे स्थान पे है अपना उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है इसमें गुजरात है। ठीक है, तो गुजरात मूंगफली के लिए भी प्रथम स्थान पे है, ये भी याद रखेंगे, और कपास के लिए भी। प्रश्न नंबर 10 देखिए, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो आपके जुबान पे होना चाहिए, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन उत्पादक क्षमता पूछ ले, ठीक है, कि कहाँ की मिट्टी की उत्पादक क्षमता अधिक है, तो दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य? तो दोस्तों मध्य प्रदेश, इसको सोयाबीन प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। दलहनी फसलों से संबंधित प्रदेश पूछे तो भी मध्य प्रदेश ही होगा। मक्का के लिए भी पूछे तो दोस्तों मध्य प्रदेश ही आजकल प्रथम स्थान पे। ठीक है, याद रखेंगे इतना सारा प्रश्न। जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? तो दोस्तों बताइए जूट के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयोगी है? तो दोस्तों दोमट या जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है जूट के लिए। ठीक है, और इसको हम एक विशेष गोल्ड बोलते हैं, तो बताइएगा कौन सा गोल्ड। देश की सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और कर्नाटक में ही कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखेंगे। चलिए देखिए अभी तक आप सेशन में बने हुए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 पे, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो दोस्तों केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। नारियल के मामले में भी केरल प्रथम स्थान पे है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद जो जो चुलामू की बात करें, सबसे ऊंचा झील, ठीक है, तो वो भी आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। असम की बात करें, असम में चाय के लिए फेमस है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, और असम में ही क्या है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी पे माजुली द्वीप है। उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए महानदी है यहाँ पे, और भारत का सबसे लंबा जो नदी बांध है, ठीक है, वो किस पे है? हीराकुंड, उड़ीसा में महानदी पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 पे, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो हमने इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे राज्य की बात है, धान कटोरे की बात हो रही है, तो इसमें निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछे भारत में, तो भारत में दोस्तों वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक होता है, लेकिन धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ठीक है, अगर क्षेत्र पूछता तो दोस्तों वहाँ पे कृष्णा और गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपको देखना है इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से बिल्कुल करेक्ट है, इसके जनक है कौन? वर्गीज कुरियन। ठीक है,
उसके बाद हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल सही बात। नीली क्रांति चावल उत्पादन से नहीं है, इसका मत्स्य उत्पादन से संबंध है। किससे है दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। काली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कोयले के उत्पादन से, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। इसमें राइट आंसर है झींगा से, ठीक है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो दोस्तों मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, कौन सी फसल नकदी फसलों में सम्मिलित है? तो दोस्तों इसमें देखिए गन्ना भी है, कपास भी है, जूट भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय राज्यों में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हमने बात कर लिया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। देखिए सभी प्रश्न ना आप बिल्कुल रट के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है? लेह है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है? मौसिन राम ग्राम में। कहाँ पे है वो? मेघालय में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 पे, ध्यान से देखिए। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान या भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान हमने बात कर लिया है मौसिन राम ग्राम में, ठीक है। इसमें लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होता है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है किस कारण से? दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। और यहाँ पश्चिमी विक्षोभ में पानी कहाँ से आता है? तो भूमध्य सागर से और काला सागर से और कैस्पियन सागर से पश्चिमी विक्षोभ पानी उठा के लाके शीत ऋतु में वर्षा करता है, ठीक है। चलिए अन्य प्रश्नों को देखिए। रेगुर किसका नाम है? तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित होती है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, और फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। भारत में आपको बताना है सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है कौन सा वन पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या है। भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है तो दोस्तों किन पवनों से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी पवनों के द्वारा भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। और जो मानसून शब्द है ये सऊदी अरेबिया से लिया गया है। और इसमें अगर बात करें मानसून शब्द दिया था अल मसूदी ने। प्रश्न नंबर 30 देखिए, कृषि किस सूची का विषय है? तो दोस्तों अगर संविधान में देखें और लिस्ट की बात करें तो इसमें राज्य सूची का विषय हो जाता है कृषि। और इस तरह से हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब आपकी बारी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।